जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप एक बार जो है अपनी क्लास को जो है वो लाइक और शेयर जरूर कर दो। ओके, शुभम आर्मी, ओके, जय वीर तेजाजी महाराज, ओके, जय हिंद, ओके, चलो ठीक है। तो भाई जल्दी से जल्दी जो है वो जल्दी से आ जाओ अपने। ओके, हम लोग जो है क्वेश्चन को जो है अपने सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, बराबर। चलो ठीक है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग जो है अपना ये पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर भेजो। जसोल सिंह भाटी, जय हिंद। जल्दी से अपने जो है इस फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है उसका जो है आप जल्दी से जल्दी जो है वो आप भेजो। ओके, श्याम सिंह बाड़मेर, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, जल्दी से भेजो भाई, क्या होगा। यस, रॉयल आर्मी, आरएलपी, जय हिंद, जय हिंद भाई, आप सभी को मेरा जय हिंद। जल्दी से इसका आंसर भेजो। आपको स्क्रीन बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसका आंसर भेजो। क्वेश्चन अपने है कि ह्यूग डी ब्रिज ने जो है वो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ह्यूग डी ब्रिज, आपको पता होगा कि इन्होंने जो है 19वीं में अपने जो है एक सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत क्या था वो जल्दी से मुझे बताओ। कौन सा अपना ऑप्शन जो है वो राइट होगा। जाति उद्भव का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या उत्परिवर्तन का सिद्धांत, क्या होगा। वेरी गुड, पुखराज चौधरी, आर्मी लवर, डी। दोलाराम चौधरी, डी। सौरभ नेगी, डी। वेरी गुड, रॉयल आर्मी, आरएलपी, डी। बहुत अच्छा, डी आंसर आ रहा है, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। बहुत अच्छा, और यही आंसर जो है वो अपने राइट है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि 19वीं में जो है अपने ह्यूग डी ब्रिज ने यह सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या होता है, ये अपने क्या है गुणसूत्र, और गुणसूत्र के ऊपर जो है ये क्या उपस्थित होते हैं, जिन उपस्थित होते हैं, बराबर ना। और इन जिनों के ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से अगर मैं एक जिन को किसी कारणवश, मान लो ये 4 नंबर वाला जिन डिफॉल्ट है, इसको अगर मैं बाहर निकाल दूं तो इनके क्रम में परिवर्तन हो जाएगा। अब 5 नंबर वाला 4, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7। इसी प्रकार जिनों के क्रम में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो जिन के क्रम में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे। और यही तो उत्परिवर्तन का क्या है, सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूग डी ब्रिज ने। कौन से ईयर्स में, तो 19वीं शताब्दी में, बराबर। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई, क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, ओके, डी। हाँ जी, @ अभी, जय हिंद। ओके, श्याम सिंह, हाँ भाई, उत्परिवर्तन, पुखराज चौधरी, वेरी गुड। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, पुखराज ने जो है आंसर दे दिया, डी। ओके, दोलाराम चौधरी, जसवल सिंह भाटी, सौरभ नेगी, डी आंसर। सुभाष आर्मी, MK यादव, @ अभी, लोकेश, सौरभ नेगी, बहुत अच्छा, डी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, यानी केवल दिन में। यानी सीधी सी बात है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो दिन के समय में होगी, वो भी क्लोरोफिल हरितलोक में होगी, और वो केवल और केवल दिन में होगी। और ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, 6CO2 + 12H2O। यही पौधा जो है दिन के समय आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और ये अपने बदले में भोजन बनाता है। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये चीज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दिन के समय में ही होती है, रात्रि के समय नहीं होती है। रात्रि के समय ये अभिक्रिया विपरीत चलती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। कार्बोहाइड्रेट
प्लस ऑक्सीजन दिन के समय क्रिया करके, रात्रि के समय क्रिया करके ये क्या निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए दिन के समय तो पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन निकालता है। रात्रि के समय ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, कार्बोहाइड्रेट को प्रयोग करता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो इस क्रिया को जो रात्रि के समय होती है उस क्रिया को हम लोग श्वसनीय अभिक्रिया कहते हैं, बराबर ना। ओके, इसलिए रात्रि के समय हम लोगों को जो है पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पौधे जो होते हैं रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, राइट है ना। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने, खुराना ने, ह्यूग डी ब्रीज ने और केल्विन ने। तो सर्वप्रथम जो है वो डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, वो जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रीज ने और केल्विन ने। किसने किया था, सुजन सिंह, ओके, जसोल सिंह भाटी का बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हरगोविंद खुराना, नाम तो सुना ही होगा, बड़ा ही जाना पहचाना नाम है ये। पुखराज चौधरी, एम के यादव, बी दौलाराम चौधरी, हाँ जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी का आंसर जो है वो क्या है, राइट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है ना। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन इसका जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और डीएनए की जो संरचना जो होती है डबल हेलिक्स मॉडल वाली, वो संरचना जो है वो किसने दी थी, तो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, वाटसन एंड क्रिक, ओके, बराबर ना, ये चीज समझनी है, बराबर। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, कोशिका झिल्ली होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य और अपारगम्य। तो भाई जल्दी से इसका आंसर भेजो, क्या होगी। कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, जल्दी से आंसर दो। पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य या चयनात्मक झिल्ली होती है, या फिर अपारगम्य होगी, क्या होगी, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, वाटसन एंड क्रिक, हाँ जी, @अभी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दौलाराम चौधरी का आंसर बी आंसर आ रहा है, जसोल सिंह भाटी सी दे रहे हैं, पुखराज, दौलाराम और रॉयल आर्मी, इन सभी का आंसर जो है बी आंसर आ रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ओके, जसोल सिंह भाटी, हाँ भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की जो झिल्ली जो होती है ना वो अर्धपारगम्य तो होती है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, चयनात्मक पारगम्य हम लोग कहेंगे उसको, ठीक है ना, ठीक है ना, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। वह हाँ, ये चोरी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये ही अपने अर्धपारगम्य होगी, ठीक है ना। हम लोग इसको देखो, अपने अगर ये आती ना कोशिका झिल्ली, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है ना कि चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, तो ये आंसर हो जाता है, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, तो अपना आंसर होता है, बराबर। ये तो कह रहा है चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य मतलब पूरा का पूरा, बराबर ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है अपनी कोशिका झिल्ली होती है, यानी बी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, हाँ जी। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई सभी के अब जो है पूछ रहे कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन ही मत लो, पहले तैयारी कर लो, फिर पता चल जाएगा एग्जाम होगा कब, एग्जाम हो जाएगा, बस अभी तो तैयारी करो आप लोग। इंसुलिन स्त्रावित होता है अग्नाशय से, यकृत से, पीयूष से और थायराइड से। इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दो, क्या होगा भाई, जल्दी से आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्त्रावण होता है
हाँ भाई, ये लिकेश बहगल, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये 31 अक्टूबर को होने के चांसेस है और हो भी गएगा, बराबर ना। पुखराज चौधरी, ओके। ए रोहित शर्मा, जसोल सिंह भाटी, पवन चौधरी, एमडीए बाड़मेर, ओके। ए आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पैनक्रियास, बहुत अच्छा। यानी इंसुलिन स्त्रावित होता है अपने किससे स्त्रावित होता है? अग्नाशय से स्त्रावित होता है। आपको पता ही है अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक अपने होती है अल्फा, एक बीटा और एक गामा। और आपको पता ही है कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो है वो इंसुलिन का जो है वो क्या होता है? निर्माण होता है, बराबर ना। किन कोशिकाओं के द्वारा? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा। और शरीर से इंसुलिन का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव होना मधुमेह रोग है। कौन सा रोग है? मधुमेह रोग, मधुमेह। जब शरीर से इंसुलिन अत्यधिक मात्रा में स्त्रावित हो गई तब क्या होगा? रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। रक्त में इंसुलिन की कमी, और रक्त में इंसुलिन की कमी को ही हम लोग मधुमेह रोग या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज रोग, ओके। और या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आम भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं अपने शुगर। ये जो है किसके कारण होती है? तो अपने अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं के कारण इंसुलिन स्त्रावित होता है। उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में स्त्राव होना या रक्त में इंसुलिन की कमी को हम लोग जो है मधुमेह या डायबिटीज रोग कहते हैं। तो इंसुलिन जो होता है वो अपने अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से स्त्रावित होता है, बराबर। ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता भाई सबसे अधिक किसकी होती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से आंसर दो। अल्फा, बीटा, गामा किस किरणों की जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? चलो भाई जल्दी से आंसर दो। गामा किरणें, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबके आंसर सही आ रहे हैं। जसवंत सिंह भाटी, पुखराज चौधरी, डोलाराम चौधरी, सुभाष डूडी, लिकेश, बहुत अच्छा। श्याम सिंह @ गामा, ओके। आयनन क्षमता अल्फा, पुखराज श्याम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गामा किरणों की खोज, हाँ जी, बहुत अच्छा। यानी इंसुलिन निम्नलिखित में से किन किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है? तो भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये चीज ध्यान में रखना है कि भाई निम्नलिखित में से किस किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है वो अधिक होती है। अगर हम लोग भेदन क्षमता में देखें तो भेदन क्षमता इसमें किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सीधी सी बात है गामा किरणों की होगी, उसके बाद में अपने बीटा किरणों की होगी, और सबसे कम जो है वो अल्फा किरणों की होती है, ठीक है। आयनन क्षमता अगर मैं देखूं तो ये सबसे अधिक किसकी होती है? तो यहाँ से मैं देखने पर पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अल्फा की होगी, उसके बाद में बीटा की होगी और उसके बाद में गामा की होगी, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी हो, बराबर। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षार लिटमस पेपर को बदलता है, भाई जल्दी से बताओ। क्षार जो होता है वो लिटमस पेपर को किसमें किससे बदलता है? जल्दी से। नीले से लाल, लाल से नीला, ए व बी। जल्दी से बताओ क्या होगा?
यस, सार जो होता है वो लिटमस पेपर को बदलता है, नीले से लाल, लाल से नीला, ए एंड बी कोई नहीं। क्या होगा आंसर? वेरी गुड, बी आंसर हो रहा है, लाल से नीला। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस, रावल झंगू, नमस्कार भाई, नमस्कार। रेड से ब्लू, हाँ जी। ओके, यानी कि क्षार जो होता है ना वो लिटमस पेपर, आपको पता है अम्ल क्या होता है? अनिल होता है, यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है, ठीक है। इसी प्रकार से सार जो है ना वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि लाल को किस में बदलेगा? नीले में बदलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है, यानी कि लाल से नीला, बराबर। ओके, तो समझ में आया ये? वेरी गुड। आगे चलते हैं। आयरन पाइराइड का जो है वो सूत्र क्या होता है? तो भाई ये ध्यान में रखना, ये सूत्र जो है आपको लिखवाया गया है और ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क में है, ठीक है ना। तो जल्दी से आपको ये होमवर्क में, मुझे जब भी अपना ये वीडियो खत्म हुए उसके बाद में ये देना है कि आयरन पाइराइड का जो है वो सूत्र क्या होता है। आयरन का क्या होता है आपको पता ही है, पाइराइड हम लोग जो है सल्फर को बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। सर आवाज डबल आ रही है। जी नहीं, आवाज तो परफेक्ट आ रही है भाई, आवाज डबल कैसे आ रही है? बिल्कुल रोहित शर्मा, वेरी गुड, हाँ जी बहुत अच्छा, सही बात है। आयरन पाइराइड, हाँ जी, मूर्खों का सोना, झूठा सोना, बेवकूफों का सोना, वही है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है? तो आप में से किसी ने तो दे ही दिया, आंसर ही दे दिया, वेरी गुड। पर इसका आंसर क्या होगा वो बताओ। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? हाँ जी, मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सोडियम, हाँ जी, सभी का आंसर आ गया है। केरोसिन में हम लोग किसको रखते हैं? सोडियम को। अब क्वेश्चन है पानी में क्यों नहीं रखते? आपको पता ही है कि Na+H2O, जब सोडियम को हम लोग पानी में रखेंगे तो सोडियम क्या बनाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये क्या बनाएगा? H2, यानी हाइड्रोजन गैस देगा। इससे क्या होगा? इससे जो है वो अपने ये हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगी? रिलीज होगी, जिसके कारण वो क्या होगी? चिंगारियां उछालेगा। इसीलिए हम लोग यह बोलते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग जो है क्या डालते हैं? अपने इस सोडियम को हम लोग जो है केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन। ओके, आपको पता ही है पानी के अंतर्गत रखेंगे तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन, जिसके कारण सोडियम जो होता है वो ज्वलनशील जो है गुण प्रदर्शित करता है। और इसी को हम लोग जो है पानी पर नृत्य करने वाली धातु कहते हैं। आप समझ गए होंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सोडियम को पानी में डालने पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसके कारण जो है ये पानी पर छुमछुम करता है और इसी को हम लोग पानी पर नृत्य करने वाली धातु जो है वो कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से ट्रांजिशन धातु किसको को कहते हैं? तो भाई जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार जो है वो करवाया हुआ है कि ट्रांजिशन धातु किसे कहते हैं। जल्दी से आंसर दो। कई बार ये जो है वो करवाया हुआ है, कई बार। नाचने वाली धातु, हाँ जी, सोडियम को बोलते हैं, ठीक है। श्याम सिंह बाड़मेर, हाँ जी। अब इसका आंसर आने दो मुझे मेरे पास, यानी कि कौन सी जो है वो ट्रांजिशन धातु है। वेरी गुड, जसोल सिंह भाटी ने आंसर दे दिया है। सुभाष आर्मी, रॉयल आर्मी, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। @ बी यानी कि निकल, बहुत अच्छा, यानी कि निकल को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन वाली जो है वो धातु कहते हैं, ठीक है। ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, निकल। तो निकल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन वाली जो है वो धातु बोलते हैं।
आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, वह ऊपर या नीचे नहीं, नीचे होगा, ऊपर या नीचे होगा, जा सकता है, उसमें रखे भार पर निर्भर करता है। तो जल्दी से बताओ, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा या थोड़ा ऊपर होगा। भाई जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता ही है डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन, घनत्व पे डिपेंड करता है, बराबर ना। हिंट मैंने दे दिया है, जल्दी से इसका आंसर दो क्या होगा। यस, रॉयल आर्मी RLP जो है आंसर भी दे दिया, बी आंसर, वेरी गुड राजू राम। डी आंसर नहीं होगा, रखे बात पर निर्भर करता है। जी नहीं, जसवंत सिंह भाटी बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, जी नहीं। डी आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका ये क्वेश्चन जो है आंसर दे रहे हो, ये आंसर बिल्कुल गलत आंसर है। डी आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी आंसर होगा राजा। आपको पता ही है कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी घनत्व की बात चल रही है। समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वह तालाब के पानी की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। भाई ये मैंने आपको अभी बताया कि ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाता है, बी, यानी कि ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, यस। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है, जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजो। ध्वनि से जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुद्रा प्रचलन किससे संबंधित है। डॉपलर का प्रभाव भाई इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है, ध्वनि से संबंधित होगा, ठीक है ना। श्रोता को अपनी मूल आवृत्ति से कुछ अलग आवृत्ति की जो है ध्वनि सुनाई देती है, यही तो अपना क्या है, डॉपलर का प्रभाव है। एक बार नहीं, हमने कई बार पढ़ा है, ये अपने ध्वनि वाले, साउंड वाले टॉपिक में पढ़ा है हम लोगों ने, बराबर ना। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। यस, वायु वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है 1/5, 1/8, 1/10, 1/4 सेकेंड, कितने में रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजो, क्या होगा। पवन चौधरी, खुश रहो भाई। ओके, वेरी गुड। जसवंत सिंह भाटी का आंसर आ चुका है सी, शेरू। ओके, दौलाराम, श्याम सिंह, वेरी गुड। 1/, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 1/10 सेकेंड तक, ये तो भाई सबको बताए। बहुत अच्छा, यानी कि 1/10 सेकेंड तक। तो भाई रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनता है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है, ठीक है, 1/10 सेकेंड तक रहेगा, ठीक है ना। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है। आगे चले हम लोग। प्लान वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या पर, वस्तु की सतह पर, द्रव्यमान पर, ए व बी दोनों पर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। प्लान वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है, प्लान वेग जल्दी से बताओ। वस्तु, ग्रह की त्रिज्या व वस्तु की सतह पर जो है निर्भर करता है, जल्दी से बताओ क्या होगा। जॉड, ओके, दौलाराम चौधरी, वेरी गुड, सी आंसर आया है। शुभम का ए, शेरू का ए, ओके, अंकित का जो है तो अमर का ए, सी आंसर, किसी का ए आंसर, ठीक है।
ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों जिसका सी आंसर आ रहा है द्रव्यमान पर, प्लान वेग जो है वो द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है, तो जल्दी से मुझे रिजल्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा जल्दी से बताइए। ए आंसर होगा या सी आंसर होगा, क्या होगा? तो सीधी सी बात है भाई, इसमें तो अपने ग्रह की त्रिज्या पर जो है वो डिपेंड करता है। प्लान वेग हमेशा त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। आई बात समझ? यानी जितना छोटा होगा उसका प्लान वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा। कि चंद्रमा और अपने पृथ्वी, इन दोनों में से प्लान वेग अधिक किसका है? तो पृथ्वी का होगा, क्योंकि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी जो है वो क्या है, सीधी सी बात है, बड़ी है, इसलिए। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यह नियम किसने दिया था? यह नियम किसका है भाई, जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, V = IR, ये ध्यान में रख लेना, V = IR, ये किसने दिया था? ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब इसको समानुपाती को हटाते हैं तो नियतांक आता है, जहां पर R हमारा नियतांक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, और इस प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यानी कि यह नियम जो है वो किसने दिया था? ओम ने दिया था। ये बिल्कुल आपको पता है। हाँ जी, चलो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट एंड फाइनल हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां से अपने ये सारे क्वेश्चन जो है आज के कंप्लीट हो जाते हैं। कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेकर आएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू जो है अपनी क्लास में सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के जो लाइव सेशन होता है उसको आप लोग जरूर देखा करो, ताकि आपको जो है जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो ठीक है, नहीं आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहता है साथ साथ में। ओके, तो चलते हैं। तो फिर आप सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के जितने भी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन सब से आप लोग जुड़े हुए रहना, क्योंकि आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का जो है वहां पर संग्रह जो है मिलता रहेगा। ठीक है, कब तक मिलता रहेगा? जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता। ओके, हमारा एक ही उद्देश्य है, सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी का एक ही उद्देश्य रहता है, कैसे भी करके बच्चे की प्रगति हो, कैसा भी करके जो है बच्चा जो है एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। आज हम लोग जो है अपनी क्लास को यहीं पे हम लोग विराम लगाते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।